हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, तभी तो आप लोगों के सामने जो है खड़ा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे हुए हैं। एक्चुअली में क्या था कि 8 तक हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 9 में हमसे बोल रहा है कि आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है टर्म्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले है सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर है मिल्क, फिर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है ऐसे टर्म दिए हुए हैं और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टिंडाल इफेक्ट की, तो आप जानते हैं कि जो टिंडाल इफेक्ट शो करता है वो या तो कोलॉइड करता है, नहीं तो फिर सस्पेंशन करता है। ये दो ही हैं जो आपको कोलॉइड टिंडाल इफेक्ट जो है वो शो करके देगा। एक तो आपका कोलॉइड होना चाहिए और दूसरा आपका सस्पेंशन होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि टिंडाल इफेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन कोलॉइड है और कौन कौन सस्पेंशन है, वो आपका टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया हूँ, है ना। आप जैसे आप जैसे चाहें वैसे आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। मैं इस तरह से क्रॉस कर दिया हूँ। क्रॉस का मतलब हुआ कि ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मिल्क, तो आप जानते हैं कि मिल्क जो है कोलॉइड है और कोलॉइड जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करता है, तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। तो इसको मैं टिक आउट कर दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इसमें कॉपर सल्फेट जो है वो घुला हुआ है वाटर के अंदर, तो कॉपर सल्फेट ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो ये भी आपका नहीं करेगा, मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूँ। अब देखिए स्टार्च सॉल्यूशन की बात करें तो जो स्टार्च वगैरह जो होता है जो वाटर में घुलाते हैं आप, तो वो क्या होता है कि वो आपको एक समझ लीजिए ना कि जो सॉल्यूशन बनाता है वो या तो ट्रांसपेरेंट होगा, नहीं तो आपका ट्रांसलूसेंट टाइप का वो होता है सॉल्यूशन, ट्रांसलूसेंट टाइप का। तो जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा ये भी आपका एक कोलॉइड, जैसे कि आपका मिल्क है ना, वैसे ही वो भी एक कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी कोलॉइड है, तो ये भी जो है आपका ये शो करेगा, ये भी आपका जो है आपका ये कि टिंडाल इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो टिंडाल इफेक्ट, अच्छा यानी कि इस वीडियो में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन यही दो है जो टिंडाल इफेक्ट शो करेगा, और बाकी जो है कोई आपका टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड। यहाँ पे बोला कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन एलिमेंट्स है, कौन कंपाउंड्स एंड कौन मिक्सचर है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है, Na। इस Na जो है नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, Na इसका सिंबल है। तो अब जानते हैं कि जो सोडियम है ये एलिमेंट्स है। सोडियम क्या है, एलिमेंट्स है। आप पढ़े होइएगा इसके बारे में, तो इसको जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स में जो इसको नोट करते चलिए। अब अगर हम बात करें सॉइल, तो आप जानते हैं कि सॉइल जो है एक मिक्सचर है। इसके पहले वीडियो में भी हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो सॉइल जो है एक मिक्सचर है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लिखिएगा, मिक्सचर लिखिएगा सॉइल को, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉइल में जो है आपका सिर्फ मिट्टी नहीं होता है, इसमें सैंड वगैरह है ना, कुछ रॉक पार्टिकल्स वगैरह, इसके अलावा कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर के जो है ऑसेस वगैरह होते हैं ना, जिसको आप ह्यूम्स वगैरह के ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो है इसमें पाया जाता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी इसमें होते हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर में आएगा। इसके अलावा शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए शुगर में वाटर और यहाँ पे शुगर दोनों मिक्स है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वाटर के साथ साथ शुगर भी मिक्स है। तो अगर सिर्फ शुगर होता या वाटर होता तब तो ये कंपाउंड में आ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ मिक्स है, यानी कि शुगर वाटर के अंदर घुला हुआ है, तो ये एक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलिएगा, ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर सिल्वर की बात करें तो देखिए सिल्वर जो है ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। इसका जो सिंबल होता है Ag और इसका जो लैटिन है वो एडजेंटम होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एलिमेंट।
एलिमेंट हम लिखते हैं एस हटा देते हैं क्योंकि ये सिंगल एक है। अगर बहुत सारे होते तो हम लोग एलिमेंट्स लिखते, तो हम लोग सिर्फ इसको एलिमेंट लिख रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखिए CaCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, कार्बन के 1 और कैल्शियम के 1 एटम है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। अच्छा, तो अगर ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो इस केस में ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। कंपाउंड का आप डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप ये कंपोजिशन या फिर रेशियो अगर चेंज करेंगे, है ना, यानी कि कंपोजिशन अगर चेंज करेंगे, ये इस फिक्स रेशियो में नहीं होगा तो ये फिर आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन के कुछ और बन सकता है। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में जाएगा, ये आपका कंपाउंड के कैटेगरी में जाएगा। तो कंपाउंड यानी कि अभी जो है हमारा ये फर्स्ट जो है ये मिला है जो कि कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं टीन। अब ये देखिए ये जो टीन है इसका सिंबल SN होता है, और SN बोले तो ये स्टैनम, स्टैनम इसका लैटिन नेम है। तो ये भी एलिमेंट्स, ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। आप देखिएगा तो ये एलिमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपके एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन। तो आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन है इसका सिंबल SI होता है, ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। तो ये अगर सिलिकॉन है, SI है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट ही हो जाएगा। ये भी आपका पीरियोडिक टेबल में आपका जो है ग्रुप 14 का ये एलिमेंट्स है ना। और ये जो है आपको अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 14 है, ठीक है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का। तो ये आपको पता ही है कि एलिमेंट है। चलिए इसको आप जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कूल दिया हुआ है, तो कूल के बारे में आप क्या बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो कूल है ये भी आपका एक मिक्सचर है। कूल जो है ये पिछले वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जिसमें हम लोग इसको कूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये जो है एज अ फ्यूल यूज होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वाटर वगैरह भी मौजूद होते हैं, वाटर वेपर वगैरह भी वोलेटाइल होते हैं, है ना। ये जो प्लांट वगैरह है उसके रिमेन से ये फॉर्म होता है, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल और फॉर्म में रहेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा, ये मिक्सचर हो गया। अब एयर की अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, तो एयर आप जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जिसमें CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस क्या है, मिक्सचर है। तो एयर जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि होमोजीनस मिक्सचर होता है। अगर हम सोप की बात करें तो सोप भी आपका किस में जाएगा, मिक्सचर में ही जाएगा, क्योंकि देखिए सोप में क्या होता है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग बेस जिसको आप एल्कली बोलते हैं, KOH हो गया, NaOH हो गया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब जो है हम लोग यूज करते हैं सोप फॉर्मेशन के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें कुछ अमाउंट में जो है हम लोग कॉमन सॉल्ट वगैरह भी डालते हैं ताकि ये जो है कोगुलेट हो जाए, एक जगह जा कर के इकट्ठा हो जाए, है ना, सॉल्यूशन से। तो मतलब कि आप देख रहे हैं ना कि बहुत से चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये भी आपका क्या होने वाला है, मिक्सचर होने वाला है सोप की अगर हम बात करें तो चलिए ये भी आपका जो है हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीथेन की, तो देखिए जो मीथेन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, अब देखिए कार्बन जो है 1 एटम और हाइड्रोजन 4 एटम मिलकर बना हुआ है, यानी कि आप जो है रेशियो बाई मास बोलेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो ये 12:4, या फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3:1। यहाँ देखिए यहाँ पे जो कार्बन है 12 है और हाइड्रोजन है 4 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो 3:1। ये रेशियो जो है ये फिक्स होना चाहिए, तभी जा करके आपको मीथेन मिलेगा, अदरवाइज आपको मीथेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि रेशियो क्या है, वो फिक्स है। तो ये रेशियो अगर फिक्स है तो ये आपका क्या होने वाला है, कंपाउंड होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंपाउंड होता है उसमें इज मेड अप ऑफ, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उनका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आपका कंपाउंड हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए तो यहाँ भी देख लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, और ये भी फिक्स प्रोपोर्शन में, कार्बन का यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 32, तो 12:32 ये प्रोपोर्शन फिक्स होगा तभी जाके CO2 बनेगा, नहीं तो CO भी बन सकता है ना, कुछ दूसरे तरह के कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो ये रेशियो फिक्स रखना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका ये भी किस में जाएगा, कंपाउंड में जाएगा। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब हम ब्लड की बात करें तो देखिए ब्लड जो है, जनरली ब्लड आप क्या सोचते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड एक प्योर सब्सटेंस है? नहीं, ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर में आएगा। क्योंकि देखिए ब्लड की अगर जब हम बात करते हैं तो ब्लड में क्या है कि आपको जानते हैं कि इसमें जैसे कि WBC वगैरह, RBC वगैरह, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, तो ये सबसे मिलकर ब्लड बना हुआ है। तो आप ब्लड को भी क्या बोल सकते हैं कि जो ब्लड है ये भी आपका एक मिक्सचर ही है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ये सारे क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आप क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट जो है एक मेरे समझ से एक लास्ट क्वेश्चन जो है और बचे हुए 9, 10 टोटल क्वेश्चन इसमें 11 है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का बना हुआ है उसको भी हम बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने सुविधा के हिसाब से देख आइए। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, फिर से जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। ये आप क्वेश्चन जो है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो आई थिंक ये आप हंसिए, मुस्कुराइए, और जो है ये चैप्टर आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें जो है आपको केमिकल चेंजेस को हाईलाइट करना है कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस जो इसमें दिए हुए हैं, इसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको कुछ आइडिया होगा केमिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, है ना। सो बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बोला है कि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो देखिए अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसमें जान रहे हैं कि आपको CO2 वगैरह, H2O वगैरह, है ना। इसके अलावा सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। वहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तभी वो अपना भोजन बना रहे हैं, उससे उनका ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप जानते हैं कि आयरन जो है इसमें रस्ट कब लगता है, तो जो आयरन है, आयरन आप जानते हैं कि अगर उसको आप ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसको वाटर वेपर आप H2O बोल रहे हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन, ये दो मेन कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द आप कह सकते हैं कि रस्टिंग टू बी हैपन। ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी मैंडेटरी है। पहला क्या होना चाहिए कि H2O होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आयरन जो है वो रस्टिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, और आयरन ऑक्साइड जो है इसका एक लेयर आ जाता है जो कि समथिंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि ये काफ़ी हार्मफुल है। आयरन को जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो कमज़ोर करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो आप जो है इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट है कि मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड। तो यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स और सैंड को आप मिला देंगे तो नॉर्मली अगर हम देखें तो आयरन फाइलिंग्स और सैंड तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप अगर मिक्स कर देते हैं तो कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा है ना। इवन कि आयरन फाइलिंग्स और सैंड को आप चाहें तो इवन कि सम फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस से आप अलग भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मुश्किल वाला काम नहीं है यहाँ, या फिर कोई यहाँ पे कंपोजिशन, इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो गया। अभी जो है आयरन और सैंड का जो प्रॉपर्टी पहले है अभी भी उनके पास वही प्रॉपर्टी, ये कोई इंटायरली प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गया। तो इसलिए आप इसको ये नहीं बोलिए कि हाँ ये केमिकल चेंज हो गया, ये नॉर्मल मतलब ये फिजिकल चेंज ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, तो आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस को सिर्फ बताना है। तो ये आपका केमिकल चेंज नहीं हुआ।
नेक्स्ट देखिए कुकिंग ऑफ फूड। अब आप जानते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं खाना को। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो कंपोजिशन है ना वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स है, जैसे सपोज कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत से ऐसे भोजन है यानी कि खाना है आप बोल सकते हैं जिसका जो न्यूट्रिएंट्स है ना हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको रोस्टिंग कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो चेंज हो गया ना। आप जानते हैं कि जो भोजन है उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो एनर्जी जो है क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। जैसे बहुत से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जिसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसको रोस्ट कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल कंपोजिशन उनका चेंज हो जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कुकिंग ऑफ फूड जो है ये क्या है, केमिकल चेंज, इसमें टेस्ट वगैरह चेंज हो रहा है, चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन जो पहले था, जो रॉ फॉर्म में था, और जो आप बोल सकते हैं कि अब आप उसको जो पूरा रोस्ट कर दिए हैं, फ्राइड कर दिए हैं, तो इस फॉर्म में जो है दोनों में क्या है, चेंजेस है। तो कुकिंग ऑफ फूड जो है ये आपका, ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो आप जो है इसको भी जल्दी से नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो वेरी गुड, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कैसे? तो आप जो भोजन कर रहे हैं सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अच्छा, बॉडी के अंदर जब जा रहा है वो, तो बॉडी के अंदर आपको पता है कि वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या होगा, पहले टूटेगा, ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में टूटेगा। अब जब क्या कर रहे हैं, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, व्हेन यू रेस्पायर, तो उस केस में ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड। जो आपके अंदर जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद दैट फूड। अच्छा, आप इसको जस्ट ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जस्ट ये ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि CO2 H2O आपका जो है ये कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और ये ग्लूकोज आपका जो है सिंपल फॉर्म में आपका भोजन जो है ब्रेक डाउन हो गया, और उसके बाद जो है आप रेस्पियर किया ऑक्सीजन के आपके बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट किया, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो होता है वो आपका CO2 H2O और एनर्जी इस फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो है केमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया आपका, केमिकल चेंजेज हो गया, केमिकल चेंज। ओके, तो आई थिंक कि आप जो है समझ गए होंगे। कोई बहुत बड़ा इसमें जो है ना, बहुत बड़ा साइंस इसमें नहीं लगने वाला है, बहुत ही इजी। वाटर जो है वो फ्रीज होता है, तो वाटर फ्रीज होने के बाद आइस बनता है। तो अगर हम वाटर और आइस दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो जब केमिकल फॉर्मूला सेम है तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? आइस और वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई मेजर कोई डिफरेंसेस तो है नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई मेजर डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं कि आइस से जो है आप वापस से वाटर ऑब्टेन नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ना। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई अचानक कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो गया। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता तो फिर इतना आसान नहीं था कि हम आइस से वापस वाटर में आ जाए। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये केमिकल चेंज नहीं है। तो चलिए इसको जो है हम लोग क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है कि बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, बर्निंग ऑफ कैंडल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ द चेंजेस, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो देखिए जब कैंडल जब बर्न हो रहा है तो आप जान रहे हैं कि कुछ ऐसे वैक्स होते हैं जो मेल्ट होते हैं। तो मेल्ट होकर जो कुछ वैक्स जो नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, जो मेल्ट हो रहे हैं, तो वो फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वो जो मोल्टन वैक्स है ना, उस वैक्स से वापस से आप वो एक कैंडल खड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो उस कैंडल, उस वैक्स अगर आपको दे दिया जाए, कैंडल किससे बनता है, वैक्स से बनता है, तो आप वापस से कैंडल बना सकते हैं। तो ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, तो देखिए साथ ही साथ कैंडल जो होते हैं, वो जो लिक्विड है, सबसे पहले जब बर्न होता है तो जो वैक्स है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आया। अब वो लिक्विड जो है फ्लेम के फॉर्म में जलता है, यानी कि आप जो बोलते हैं वो लिक्विड जो है वो जलता है, वो लिक्विड इवेपोरेट। सबसे पहले वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, अब वो लिक्विड जो है वो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको विथ फ्लेम के साथ ये जल रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब वहाँ पे कैंडल जब बर्न कर रहा है तो वहाँ पे क्या है कि CO2 H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इस फॉर्म में, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना, जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है वहाँ पे CO2 वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा वाटर वेपर वगैरह निकलता है जलने के बाद, जब वैक्स जब बर्न करता है, जब कैंडल बर्न करता है, तो वो फिर CO2 और वाटर वेपर बन के तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। अब उससे आप वापस से वैक्स तो नहीं बना सकते हैं ना, तो इसलिए जो है ये अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो
बर्निंग ऑफ कैंडल है ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस है। तो आपको तो यहाँ पे केमिकल चेंज बोला है, तो केमिकल चेंज है, फिजिकल भी है, लेकिन केमिकल तो है ना, तो हमको इसको लिखना है, यानी कि ये केमिकल चेंज है, तो इसको हम लिखेंगे कि हाँ ये मेरा केमिकल चेंज है। तो ये आपका जो है केमिकल चेंज हो गया। तो चलिए आई थिंक कि जो है आपको समझ में आया होगा वीडियो, है ना। मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है जिस हद तक हो सके समझाया जाए आपको। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है समझ में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर लिख दे और चले जाए, तो नहीं, हम सोचते हैं कि साथ ही साथ कुछ जो है जहाँ तक हो सके कॉन्सेप्ट हम आपको दे पाएँ, तो हमने देने का कोशिश किया है। अब रेस्ट जो है डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कितना कैचअप कर पाते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो है हम लोग जो है ऐसे सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन उसको हम एक वीडियो में रैप अप कर दें, ताकि जो बच्चे हैं पूरा एक वन शॉट देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर वन शॉट आपको पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन मिल जाए चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, तो वो भी जो है हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जो है टेक केयर, गुड बाय।